नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी वाइंस ऑफिशियल पर। तो आज के इस वीडियो में हम फिजिक्स का नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक साउंड यानी कि ध्वनि के बारे में पढ़ेंगे। तो मैंने इस वीडियो में पूरा एनसीईआरटी का कंप्लीट चैप्टर कवर किया है और मैं इस वीडियो में आपको वही पढ़ाऊँगा जो कि आजकल एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो एग्ज़ाम के हिसाब से ही मैंने पूरे टॉपिक को कवर किया है। तो पहले आप पूरी वीडियो को देखें और लास्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़रूर अटेम्प्ट करें। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि ध्वनि होती क्या है, साउंड होता क्या है। तो ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है। पिछली वीडियो में हमने तरंग के बारे में पढ़ा था और वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जो साउंड है ये एक मैकेनिकल वेव है, क्योंकि इसे चलने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है। जो ध्वनि होती है ये वैक्यूम में ट्रैवल नहीं कर सकती। इसको चलने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है, जैसे ठोस, द्रव और गैस। इस माध्यम की आवश्यकता ध्वनि को पड़ती है। तो ध्वनि है क्या? तो यह कणों के कंपन के कारण उत्पन्न होती है। ध्वनि तरंगों के रूप में जो श्रोता होता है, श्रोता यानी कि सुनने वाला, तो ध्वनि तरंगों के रूप में श्रोता के कानों में पहुंचती है, जिससे कान के पर्दे में स्पंदन, वाइब्रेशन होते हैं और हमें ध्वनि का अनुभव होता है। जैसे आप मंदिर जाते हैं तो घंटा बजाते हैं ना, तो जब आप घंटा बजाते हैं तो जो घंटा होता है ना, अगर आप उसे छूकर देखेंगे तो आप देखेंगे वो वाइब्रेट कर रहा होता है, कंपन कर रहा होता है। और अगर आप घंटे को पकड़ लेंगे तो जो उसकी ध्वनि है वो धीमी हो जाएगी, मंद हो जाएगी। तो इससे क्या पता चलता है, जब आप घंटा बजाते हैं तो कंपन होता है ना, वाइब्रेशन होता है, और यही वाइब्रेशन हमारे कानों तक पहुंचती है, तब हमें ध्वनि सुनाई देती है। तो ध्वनि क्या है? कणों का कंपन है। तो ध्वनि यांत्रिक तरंगों अर्थात अनुदैर्ध्य तरंगों का एक प्रकार है। तो अनुदैर्ध्य तरंगें और अनुप्रस्थ तरंगें ये मैंने आपको बताई हैं। पिछले वीडियो में मैंने एनिमेशन की सहायता से आपको समझाया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो फिजिक्स की प्लेलिस्ट में देख लेना। तो जो ध्वनि तरंगें होती हैं ना, ये अनुदैर्ध्य तरंगें होती हैं। इसीलिए ध्वनि तरंगों के संचरण हेतु किसी न किसी भौतिक माध्यम की आवश्यकता होती है। बिना किसी माध्यम के जो ध्वनि है ये ट्रैवल नहीं कर सकती। जैसे जो प्रकाश है, प्रकाश को किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं है। वो बिना किसी माध्यम के भी, जैसे अंतरिक्ष में कोई वायुमंडल नहीं है, वैक्यूम नहीं है, तो प्रकाश वहाँ भी ट्रैवल करता है ना, वहीं से तो ट्रैवल करके पृथ्वी तक पहुँचता है। लेकिन जो ध्वनि है ये वैक्यूम में, निर्वात में ट्रैवल नहीं कर सकती, क्योंकि इसको ट्रैवल करने के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। और ये तरंगें ठोस, द्रव एवं गैस तीनों माध्यम में संचरित होती हैं। तो वायुमंडल तथा किसी अन्य माध्यम की अनुपस्थिति के कारण ध्वनि तरंगें निर्वात में संचरण नहीं कर सकती। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ध्वनि की गति सबसे ज़्यादा तेज किस में होगी, ठोस में, द्रव में या गैस में, तो सबसे ज़्यादा ध्वनि की गति तेज होगी ठोस में, उसके बाद द्रव, उसके बाद गैस। और जो निर्वात है, वैक्यूम है, यहाँ पर ध्वनि ट्रैवल नहीं कर सकती। इसके बाद है कि आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी के आधार पर ध्वनि तरंगों का विभाजन किया गया है। तो फ्रीक्वेंसी के आधार पर ध्वनि का 3 प्रकार से विभाजन किया गया है। पहला प्रकार है श्रव्य तरंग, जिसे ऑडिबल वेव कहते हैं, आगे हम इनके बारे में पढ़ेंगे। दूसरा प्रकार है अवश्रव्य तरंग यानी कि इंफ्रासोनिक वेव, और तीसरा प्रकार है प्राश्रव्य तरंग यानी कि अल्ट्रासोनिक वेव। तो सबसे पहले हम श्रव्य तरंग, ऑडिबल वेव के बारे में पढ़ते हैं। तो जिन तरंगों को हमारा कान सुन सकता है उन तरंगों को श्रव्य तरंगें कहा जाता है। इसका नाम ही क्या है? ऑडिबल वेव। तो जिन तरंगों को हम सुन सकते हैं उन्हीं को ऑडिबल वेव कहा जाता है। और इन तरंगों की जो फ्रीक्वेंसी होती है ये 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक होती है। तो जो हमारे कान होते हैं ना, ये 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक की जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको सुन सकते हैं। तो हमारे कान ना तो 20 हर्ट्ज से नीचे और ना ही 20,000 हर्ट्ज से ऊपर सुन सकते हैं। हमारी रेंज कितनी है? 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक। तो मनुष्यों और जानवरों, बांसुरी, शहनाई, ढोल आदि द्वारा जो उत्पन्न ध्वनियाँ होती हैं ये किसके उदाहरण हैं?
क्योंकि इनकी आवाज़ हम सुन सकते हैं, तो जाहिर सी बात है इनकी जो रेंज होगी ये 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज़ के बीच में होगी। तो ये सभी ध्वनियाँ श्रव्य तरंगों का उदाहरण है। तो श्रव्य तरंग की रेंज कितनी होती है? 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज़ तक। इसके बाद है अवश्रव्य तरंगें, इंफ्रासोनिक वेव। तो इंफ्रासोनिक वेव्स कौन सी होती है? तो जिन तरंगों की आवृत्ति 20 हर्ट्ज़ से कम होती है ना, उन्हें अवश्रव्य तरंगें कहते हैं। तो इन तरंगों को मानव सुन नहीं सकता, किंतु कुत्ता, बिल्ली जैसे कुछ जानवर हैं जो इन तरंगों को सुन सकते हैं। तो इसके उदाहरण कौन से हैं इंफ्रासोनिक वेव के? तो भूकंप के समय पृथ्वी के कंपन से उत्पन्न तरंगें, जब भूकंप आता है ना, तब भी कुछ तरंगें होती हैं जिनके कारण भूकंप आता है। तो क्या जब भूकंप आता है तो जो तरंगें होती हैं आप सुन पाते हैं? नहीं सुन पाते ना, क्योंकि जो इसकी फ्रीक्वेंसी होती है ये 20 हर्ट्ज़ से कम होती है। लेकिन कुछ जानवर हैं जो भूकंप आने के कुछ मिनट पहले उनको आभास हो जाता है, क्योंकि जो तरंगे हैं उनका आभास उन्हें हो जाता है। परंतु मानव को इसका आभास भूकंप आने से पहले जो तरंगे हैं इनका आभास नहीं हो पाता। तो इंफ्रासोनिक वेव के कौन कौन से एग्जाम्पल है? तो भूकंप के समय पृथ्वी के कंपन से उत्पन्न तरंगें, ज्वालामुखी, भूस्खलन एवं उल्का पिंड से उत्पन्न तरंगें इंफ्रासोनिक वेव का उदाहरण है। और ये तरंगे इंसान सुन नहीं सकता। इनकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? तो 20 हर्ट्ज़ से कम इनकी फ्रीक्वेंसी होती है। इसके बाद तीसरा प्रकार है पराश्रव्य तरंगें, अल्ट्रासोनिक वेव्स। तो वे अनुदैर्घ्य तरंगें जिनकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज़ से भी ज़्यादा होती है, उन्हें अल्ट्रासोनिक वेव कहा जाता है। तो अल्ट्रासोनिक वेव कौन सी होती है? जिसकी फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज़ से ज़्यादा होती है। तो 20,000 हर्ट्ज़ से अधिक आवृत्ति की तरंगें मनुष्य सुन नहीं सकते। तो इनको कौन सुन सकता है? चमगादड़, बिल्ली, कुत्ते आदि कुछ जानवर हैं जो पराश्रव्य तरंगों को सुन सकते हैं। तो जो कुत्ते होते हैं ये लगभग 50,000 हर्ट्ज़ आवृत्ति तक तथा चमगादड़ लगभग 1,00,000 हर्ट्ज़ तक आवृत्ति को सुन सकते हैं। तो पराश्रव्य तरंगें कौन सी होती हैं? जिनकी फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज़ से ज़्यादा होती है। तो जो ऑडिबल वेव होती है इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज़ तक, और इसे हम सुन सकते हैं। जो इंफ्रासोनिक वेव होती है इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? तो 20 हर्ट्ज़ से कम इसकी फ्रीक्वेंसी होती है और इसे हम सुन नहीं सकते। और जो अल्ट्रासोनिक वेव होती है इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? तो 20,000 हर्ट्ज़ से ज़्यादा इसकी फ्रीक्वेंसी होती है और ये भी हमें सुनाई नहीं देती। तो जो पराश्रव्य तरंगें हैं, अल्ट्रासोनिक वेव हैं, इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जैसे जो सोनार टेक्नोलॉजी है ना, ये भी अल्ट्रासोनिक वेव पर ही काम करती है। तो सोनार की फुल फॉर्म क्या होती है? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। तो सोनार प्रणाली में इनका प्रयोग समुद्री गहराई मापने में तथा जल के भीतर डूबी पनडुब्बियों का पता लगाने में किया जाता है। तो सोनार टेक्नोलॉजी को ज़्यादातर समुद्री जहाज और सबमरीन में यूज़ किया जाता है। तो जो पनडुब्बियाँ होती हैं ना, वे पानी के अंदर चलती हैं और ज़रूरी नहीं है कि जिस पानी में पनडुब्बियाँ चल रही हैं वो साफ़ हो, जिसमें से आसानी से देखा जा सके। तो अंदर बैठा हुआ कैप्टन सोनार टेक्नोलॉजी यूज़ करता है, और जो ये सोनार टेक्नोलॉजी है ना, ये पानी में साउंड वेव छोड़ती है और ये अल्ट्रासोनिक वेव होती है। और ये जो साउंड वेव होती है ना, ये सबमरीन के आसपास के ऑब्जेक्ट से टकराकर वापस आती है। अगर सबमरीन के आसपास कोई ऑब्जेक्ट होगा तब ये टकराकर वापस आएगी। अगर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो जाहिर सी बात है जो ये वेव्स हैं टकराएंगी नहीं। तो ऑब्जेक्ट से जब ये टकराकर वापस आती हैं तो इससे क्या पता चलता है? तो इससे ये पता चलता है कि सबमरीन से कितनी दूरी पर कोई ऑब्जेक्ट है और वो ऑब्जेक्ट कितना बड़ा है। जैसे आप ये इमेज में देख रहे हैं कि पानी के अंदर छोटी सी पहाड़ी है। तो सोनार टेक्नोलॉजी के द्वारा क्या होगा कि साउंड वेव छोड़ी जाएगी और वो इस पहाड़ी से टकराकर वापस आएगी। तो जब वापस आएगी तब पता चल जाएगा कि जो ऑब्जेक्ट है वो कितनी दूर पर है और कितना बड़ा है। तो इसका नाम ही क्या है? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। तो इससे क्या होता है? समुद्र के गहराई मापने में तथा जल के भीतर कोई भी वस्तु है उसका पता लगाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। और इसके उपयोग क्या हैं? तो इसका उपयोग संकेत भेजने में, और चिकित्सा विज्ञान में जो सोनोग्राफी होती है, अल्ट्रासोनोग्राफी होती है, उसमें भी अल्ट्रासोनिक वेव का इस्तेमाल किया जाता है।
और पराश्रव्य ध्वनि का उपयोग धातु के ब्लॉकों में दरारों का पता लगाने में किया जाता है, क्योंकि जहाँ दरारें होंगी वहाँ से अल्ट्रासोनिक वेव टकराकर वापस नहीं आएगी, वो सीधा बाहर निकल जाएगी। और कृषि में कीटों को नष्ट करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये हमने देख लिया कि अल्ट्रासोनिक वेव का इस्तेमाल कहाँ कहाँ पर होता है। इसके बाद आगे हम जो साउंड है इसकी प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं, इसके गुण देख लेते हैं। तो सामान्य ध्वनि अथवा विभिन्न वाद्य यंत्रों से उत्पन्न ध्वनियों में 4 विशिष्ट गुण पाए जाते हैं और इन्हीं के आधार पर ध्वनियों में भिन्नता अनुभव की जाती है। तो ये 4 विशिष्ट गुण कौन कौन से हैं? पहला है तीव्रता यानी कि इंटेंसिटी, दूसरा है तारत्व, तीसरा है प्रबलता लाउडनेस और चौथा है गुणता टिम्ब्रे। तो ये 4 गुण पाए जाते हैं साउंड में। तो पहला गुण देख लेते हैं प्रबलता यानी कि लाउडनेस। तो प्रबलता ध्वनि का वह लक्षण है जिसके अनुरूप ध्वनि कान को धीमी अथवा तेज सुनाई पड़ती है। तो आसान शब्दों में बताऊं तो इसे हम वॉल्यूम कह सकते हैं। तो प्रबलता का मतलब क्या है कि ध्वनि का धीमा और तेज होना। तो ध्वनि जब मंद हो तब उसकी प्रबलता कम होती है, मंद यानी कि धीमी, और जब ध्वनि तेज हो तो इसकी प्रबलता अधिक होती है। और ध्वनि की जो लाउडनेस है ये डिपेंड किस पर करती है? तो आयाम यानी कि एम्पलीट्यूड पर डिपेंड करती है। तो आयाम क्या होता है? पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था। अगर आपने वीडियो नहीं भी देखी तो एक बार मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। तो देखिए, आयाम, आवृत्ति और तरंग दैर्घ्य ये 3 चीज़ें होती हैं। तो जो वेव होती है यानी कि तरंग होती है, तरंग की ऊंचाई को आयाम कहा जाता है। जैसे ये तरंग है, तरंग की जो ऊंचाई है ना उसी को आयाम कहा जाएगा। और ये ऊंचाई जितनी बढ़ेगी उतनी जो ध्वनि है उसकी आवाज़, उसका वॉल्यूम, उसकी लाउडनेस बढ़ेगी। और ये आयाम जितना छोटा होगा ध्वनि की लाउडनेस भी उतनी कम होगी। तो आयाम आपको समझ में आ गया। दूसरा है फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है? तो जितनी ज़्यादा तरंगें होंगी उतनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी। जैसे ये जो डायग्राम है, पहला हाई फ्रीक्वेंसी, इसमें आप देख रहे हैं कि तरंगें बहुत ज़्यादा हैं। और जो लो फ्रीक्वेंसी है इसमें आप नोटिस करेंगे कि जो तरंगें हैं बहुत कम हैं। तो जितनी ज़्यादा तरंगें होंगी उतनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी, और जितनी कम तरंगें होंगी उतनी कम फ्रीक्वेंसी होगी। और तरंग दैर्घ्य क्या होता है? तो वेव की लेंथ को, जैसे वेव क्या है? तरंग, और लेंथ क्या है? उसकी लंबाई। तो तरंग की लंबाई को ही तरंग दैर्घ्य कहते हैं। तो अब हम देखते हैं कि यदि ध्वनि तरंग के आयाम छोटे हों तो ध्वनि मृदु अथवा धीमी होगी, और आयाम बड़े हों तो जो ध्वनि है वो तीव्र होगी। तो जैसे आप देख रहे हैं कि जो ये डायग्राम है इसमें जो एम्पलीट्यूड है, आयाम है, वो छोटा है, और दूसरे डायग्राम में जो एम्पलीट्यूड है ये बड़ा है। तो आयाम अगर छोटा होगा तो ध्वनि कैसी होगी? अगर खाली आपको डायग्राम देकर पूछ लिया जाए कि बताइए कि इसमें ध्वनि धीमी होगी यानी कि उसकी प्रबलता कम होगी या ज़्यादा होगी, तो पहले डायग्राम में जो ध्वनि की प्रबलता है ये कम होगी। तो कम क्यों होगी? किस पे डिपेंड करती है? तो ये आयाम पर डिपेंड करती है। आयाम छोटा होगा तो ध्वनि धीमी होगी, और आयाम बड़ा होगा तो ध्वनि भी तेज होगी। और जो ये ध्वनि की लाउडनेस होती है ना, ये डेसिबल में मापी जाती है। इसके बाद आगे हम देखते हैं तीव्रता यानी कि इंटेंसिटी। वैसे देखा जाए तो लाउडनेस और इंटेंसिटी में ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है। तो इंटेंसिटी क्या है? तो किसी एकांक क्षेत्रफल से एक समय में प्रवाहित होने वाली ध्वनि की ऊर्जा ही तीव्रता कहलाती है, उसकी इंटेंसिटी कहलाती है। तो तीव्रता क्या है? ये एक भौतिक राशि है जो तरंगों के द्वारा ऊर्जा के स्थानांतरण की दर को, रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसफ़र को व्यक्त करती हैं। तो इंटेंसिटी कुछ नहीं है। देखिए, जो प्रबलता होती है ना, ध्वनि की जो लाउडनेस होती है वो चेंज नहीं होती, लेकिन जो इंटेंसिटी होती है वो चेंज हो जाती है। जो इंटेंसिटी होती है ना, ये सुनने वाले के कानों की सेंसिटिविटी पर निर्भर करती है। तो ध्वनि की प्रबलता ध्वनि की तीव्रता के साथ साथ कानों की सुग्राह्यता पर निर्भर करती है। जैसे जो प्रबलता होगी, जो ध्वनि की लाउडनेस होगी, वो तो सबके लिए सेम होगी, लेकिन जो उसकी तीव्रता होगी ना, ये सबके लिए सेम नहीं होगी। तो किसी को ऊंचा सुनाई देता है, किसी को थोड़ा तेज सुनाई देता है। तो इंटेंसिटी होगी ना, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करेगी, ये उसके कानों के सेंसिटिविटी पर निर्भर करती है। और ध्वनि की तीव्रता बेल या डेसिबल में
व्यक्त की जाती है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ज़्यादा अंतर नहीं है प्रबलता और तीव्रता में। और इसका जो अन्य मात्रक है तो इसका दूसरा मात्रक भी पूछ लिया जाता है, जो कि है वाट प्रति मीटर स्क्वायर। तो जो एक बेल होता है ना, उसमें 10 डेसिबल होते हैं। तो ध्वनि की तीव्रता किस में मापते हैं? तो डेसिबल में मापते हैं। और इसका दूसरा मात्रक भी कौन सा है? तो वाट प्रति मीटर स्क्वायर। इसके बाद देखते हैं तारत्व यानी कि पिच। तो किसी ध्वनि का पतलापन या मोटापन उसका तारत्व कहलाता है। तो पिच क्या होती है? तो किसी की आवाज़ पतली होती है और किसी की आवाज़ मोटी होती है ना। तो आवाज़ का पतलापन और मोटापन किस पे डिपेंड करता है? तो पिच पर डिपेंड करता है। तो जो पिच है ये किस पर डिपेंड करती है? तो तारत्व फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करता है। ध्वनि की आवृत्ति जितनी अधिक होगी तारत्व भी उतना ही अधिक होगा और आवाज़ पतली होगी। और फ्रीक्वेंसी जितनी कम होगी तारत्व भी कम होगा और आवाज़ मोटी होगी। तो देखिए जो साउंड की पिच है इससे क्या होता है? आवाज़ का मोटापन और पतलापन पता चलता है। तो जो पिच होती है ना ये फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है। तो जितनी हाई फ्रीक्वेंसी होगी जो पिच है वो इतनी ही हाई होगी और हाई पिच होगी तो आवाज़ पतली होगी। और जितनी कम फ्रीक्वेंसी होगी जो पिच है वो भी कम होगी और आवाज़ मोटी होगी। जैसे जो महिलाएं होती हैं ना, महिलाओं की आवाज़ पतली होती है क्योंकि उनकी जो पिच होती है वो हायर पिच होती है, उनका तारत्व अधिक होता है। और जो पुरुषों की आवाज़ होती है ये मोटी होती है। पुरुषों की आवाज़ मोटी क्यों होती है? तो लो पिच के कारण उनकी आवाज़ मोटी होती है। जैसे आप देखेंगे कि एक और उदाहरण है, जो सीटी होती है, सीटी का साउंड कैसा होता है? तो इसका साउंड पतला होता है। और ध्यान रखिएगा जितनी आवाज़ पतली होती है ना वो उतनी तीखी होती है, चुभनदार होती है। तो जैसे जो सीटी की आवाज़ होती है ये पतली आवाज़ होती है। और अगर पतली आवाज़ है तो बताइए इसकी जो पिच है वो हाई होगी या लो होगी? तो हाई पिच होगी। और जैसे जो ड्रम की आवाज़ होती है ये मोटी आवाज़ होती है, मोटी आवाज़ होती है ना, ढम ढम मोटी आवाज़ होती है, तो इसकी पिच लो होती है। तो आशा करता हूँ आपको तारत्व समझ में आ गया होगा। आगे हम देखते हैं ध्वनि की गुणता यानी कि टिम्ब्रे। तो गुणता सांगीतिक स्वर का वह लक्षण है जिसके कारण भिन्न भिन्न वाद्य यंत्रों से उत्पन्न समान तारत्व तथा समान प्रबलता वाली दो ध्वनियों को अलग अलग पहचाना जा सकता है। तो गुणता के कारण क्या होता है कि ध्वनि के बीच में जो अंतर होता है ना वो स्पष्ट होता है। जैसे दो वाद्य यंत्र हैं, एक गिटार है और एक बांसुरी है। भले ही एक गिटार है और एक बांसुरी है, और अगर दोनों से साउंड प्रोड्यूस की जाए और दोनों का जो साउंड होगा, जो आवाज़ है, अगर इसकी पिच और जो लाउडनेस है उसको सेम ही रखा जाए तो बताइए आप इनमें अंतर बता पाएंगे या नहीं बता पाएंगे? बता पाएंगे ना कि ये बांसुरी की आवाज़ है, ये गिटार की आवाज़ है। भले ही दोनों की पिच और लाउडनेस सेम हो, लेकिन इसकी गुणता के कारण आप इन दोनों में अंतर पता कर पाएंगे। इसके बाद आगे देखते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि जो ध्वनि की तीव्रता होती है ये डेसिबल में मापी जाती है। तो जो हम साधारण बातचीत करते हैं ना ये कितने डेसिबल की होती है? तो 30 से 40 डेसिबल पर हम बातचीत करते हैं। और अगर हम तेज़ बातचीत करें तो ये कितनी डेसिबल की होती है? तो जैसे 4-5 दोस्त बैठे होते हैं तो तेज़ बातचीत करते हैं तो ये 50 से 60 डेसिबल की होती है। और जब तेज़ संगीत बजता है या शोर होता है तो वो कितने डेसिबल का होता है? तो जो शोर होता है ये 80 डेसिबल से अधिक होता है। और पेड़ के पत्तों की जो सरसराहट होती है ये कितने डेसिबल की होती है? तो 10 से लेकर 20 डेसिबल की पेड़ के पत्तों की सरसराहट होती है। और जो सायरन बजता है, पुलिस की गाड़ी का सायरन या एम्बुलेंस का सायरन, ये कितने डेसिबल का होता है? तो ये 110 से लेकर 120 डेसिबल का होता है। और जो जेट विमान उड़ता है वो कितने डेसिबल का साउंड प्रोड्यूस करता है? तो 140 से लेकर 150 डेसिबल। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार 45 डेसिबल की तीव्रता वाली ध्वनि मानव के लिए सबसे उपयुक्त होती है। तो कितने डेसिबल की ध्वनि हमारे लिए सबसे उपयुक्त होती है? तो 45 डेसिबल की ध्वनि हमारे लिए सबसे उपयुक्त होती है। और 75 डेसिबल से अधिक तीव्रता की ध्वनि मानव स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डालती है। और 80 डेसिबल से अधिक तीव्रता की ध्वनि को शोर कहा जाता है। अगर 80 डेसिबल से जो उसकी तीव्रता है वो ज़्यादा होगी तो उसे नॉइज़ कहा जाएगा।
तो आगे अब हम ध्वनि की चाल के आधार पर ध्वनि का विभाजन देखते हैं। पीछे हमने फ्रीक्वेंसी के आधार पर ध्वनि का विभाजन देखा था। आगे अब हम स्पीड के आधार पर, चाल के आधार पर ध्वनि का विभाजन देखते हैं। तो जो ध्वनि की चाल होती है ना, ये वायु में 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। तो ध्वनि वायु में 1 सेकंड में 332 मीटर चलती है। और चाल के आधार पर ध्वनि को 3 भागों में बांटा गया है। पहला प्रकार है सबसोनिक, दूसरा प्रकार है सुपरसोनिक और तीसरा प्रकार है हाइपरसोनिक। तो सबसोनिक क्या होता है? तो जब वस्तु की चाल ध्वनि की चाल से कम हो तो उसे सबसोनिक कहा जाएगा। और ध्वनि की चाल होती कितनी है? मैंने आपको बताया कि 332 मीटर पर सेकंड इसकी चाल होती है। तो जब कोई भी वस्तु है ना, उसकी चाल ध्वनि की चाल से कम हो तो इसे कहा जाएगा सबसोनिक। तो जैसे जो वायुयान होते हैं, यानी कि हवाई जहाज होते हैं, हेलीकॉप्टर होते हैं और कुछ सबसोनिक मिसाइल होती हैं, इनकी जो चाल होती है ये ध्वनि की चाल से कम होती है। इसके बाद दूसरा प्रकार है सुपरसोनिक। तो जब वस्तु की चाल ध्वनि की चाल से अधिक हो तो उसे सुपरसोनिक कहा जाएगा। जैसे जो लड़ाकू विमान होते हैं, मिसाइलें होती हैं, इनकी जो चाल होती है ये सुपरसोनिक होती है। तो जैसे भारत की जो ब्रह्मोस मिसाइल है, ये सुपरसोनिक मिसाइल है। तो इनकी जो चाल होती है ये ध्वनि की चाल से अधिक होती है, तो इन्हें सुपरसोनिक कहा जाएगा। और सुपरसोनिक से भी ऊपर है हाइपरसोनिक। तो जब वस्तु की चाल ध्वनि की चाल से 5 गुना से भी अधिक हो जाए तो उसे हाइपरसोनिक कहेंगे। तो सबसोनिक में क्या था कि ध्वनि की चाल के बराबर, सुपरसोनिक में क्या है कि ध्वनि की चाल से ज़्यादा, लेकिन हाइपरसोनिक में क्या है कि ध्वनि की चाल से ज़्यादा तो है, लेकिन कितना ज़्यादा? तो 5 गुना से भी अधिक अगर वस्तु की चाल हो तब उसे हाइपरसोनिक कहा जाएगा। जैसे जो मिसाइलें होती हैं हाइपरसोनिक, तो जैसे भारत की जो शौर्य मिसाइल है ये हाइपरसोनिक मिसाइल है। तो ध्वनि की चाल के आधार पर ध्वनि का विभाजन 3 भागों में किया गया है। इसके बाद है प्रघाती तरंग, जिसे शॉक वेव कहते हैं। तो शॉक वेव क्या होता है? तो जब किसी वायुयान की जो चाल हो वो सुपरसोनिक या हाइपरसोनिक हो। सुपरसोनिक या हाइपरसोनिक होने का मतलब है कि ध्वनि की चाल से ज़्यादा होना। तो जब किसी वायुयान की चाल ध्वनि की चाल से ज़्यादा होती है तो वो अपने पीछे एक शंकुआकार यानी कि कोन शेप की तरंग बनाती है, और इन्हीं तरंगों को शॉक वेव कहा जाता है। और ये तरंगें बहुत ही शक्तिशाली होती है। इतनी शक्तिशाली होती है कि अगर जो ये वायुयान है इतनी स्पीड से किसी बिल्डिंग के पास भी जाए ना तो बिल्डिंग को भी गिरा दे। और कई बार ये बिल्डिंग के ऊपर भी उड़ रहा हो ना तो जो बिल्डिंग के शीशे होते हैं वो टूट जाते हैं। इसीलिए जो सुपरसोनिक जहाज होते हैं इन्हें अधिक ऊंचाई पर उड़ाया जाता है, क्योंकि अगर ये बिल्डिंग के एकदम नज़दीक से गुजर जाएं तो इसकी शॉक वेव के कारण, इनकी तरंगों के कारण जो बिल्डिंग है वो गिर सकती है। और अगर उसके थोड़ा ऊपर उड़ें तो जो बिल्डिंग के शीशे हैं वो टूट सकते हैं। इसीलिए इन्हें अधिक ऊंचाई पर उड़ाया जाता है। इसके बाद आगे अब हम मैक संख्या के बारे में पढ़ते हैं। मैक नंबर क्या होता है? तो किसी माध्यम में निश्चित ताप व दाब पर किसी वस्तु की चाल तथा उसी माध्यम में ताप एवं दाब में ध्वनि की चाल के अनुपात को उस वस्तु की मैक संख्या कहा जाएगा। तो साधारण शब्दों में आपको बताऊं तो मैक संख्या क्या होता है? तो मैक संख्या का मतलब होता है कि कोई भी वस्तु की चाल है वो ध्वनि की चाल के कितने गुना है। जैसे उदाहरण के रूप में मैं आपको बताऊं तो अगर बताया जाए कि इस वस्तु की चाल 2 मैक है, तो 2 मैक का मतलब होगा कि इस वस्तु की चाल ध्वनि की चाल से 2 गुना है। अगर किसी वस्तु की चाल 3 मैक है तो इसका मतलब है कि इस वस्तु की चाल ध्वनि की चाल से 3 गुना है। तो मिसाइल, लड़ाकू विमान की चाल को मैक संख्या के द्वारा दर्शाया जाता है। और मैक संख्या निकलती कितनी है? तो किसी माध्यम में वस्तु की चाल को अगर डिवाइड कर दिया जाए उसी माध्यम में ध्वनि की चाल से। जैसे उदाहरण देखिए कि एक वस्तु की चाल 664 मीटर प्रति सेकंड है, तो इसकी मैक संख्या ज्ञात करें। तो इसकी मैक संख्या कैसे निकलेगी? तो ध्वनि की चाल कितनी होती है? 332 मीटर प्रति सेकंड होती है, उसे नीचे रख दो और जो वस्तु की चाल है इसको ऊपर रख दो 664, तो 2 मैक निकल आएगा। तो आंसर कितना आएगा? 2 मैक। यानी कि जो वस्तु की चाल है ये ध्वनि की चाल से 2 गुना है। जैसे अगला उदाहरण है कि किसी वस्तु की चाल कम से कम
कितनी रखी जाए कि वो हाइपरसोनिक हो जाए। तो हाइपरसोनिक के लिए कितनी मैक संख्या होनी चाहिए? तो 5 होनी चाहिए। तो 5 मैक संख्या रख दो। तो यहाँ पर 5 मैक संख्या रख दो। ध्वनि की चाल कितनी है? 332। और वस्तु की चाल कितनी होगी ये पता करनी है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 1660 आंसर आ जाएगा। यानी कि वस्तु की चाल कम से कम 1660 मीटर प्रति सेकंड होनी चाहिए। तो इसके बाद आगे अब हम ध्वनि की चाल को प्रभावित करने वाले कुछ कारक देख लेते हैं। तो पहला प्रेशर यानी कि दाब। तो बताइए दाब का ध्वनि के ऊपर कोई प्रभाव पड़ता है? ये बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। तो ध्वनि की चाल पर दाब का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, यानी कि प्रेशर कभी भी साउंड को अफेक्ट नहीं करता। तो दाब का ध्वनि की चाल पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। उसके बाद है घनत्व तथा प्रत्यास्थता यानी कि डेंसिटी एंड इलास्टिसिटी। तो डेंसिटी और इलास्टिसिटी का जो अफेक्ट है ये ध्वनि पर सीधा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि डेंसिटी या इलास्टिसिटी बढ़ाने पर जो ध्वनि की चाल है वो बढ़ती है और घटाने पर ध्वनि की चाल घटती है। तो इसका प्रभाव पड़ता है। इसके बाद है आर्द्रता यानी कि ह्यूमिडिटी। तो आर्द्रता तथा ध्वनि की चाल में भी सीधा संबंध होता है, अर्थात ह्यूमिडिटी बढ़ने पर ध्वनि की चाल बढ़ जाती है और ह्यूमिडिटी कम होने पर ध्वनि की चाल कम हो जाती है। यही कारण है कि बरसात के बाद ध्वनि की चाल बढ़ जाती है और इसी कारण वर्षा होने के बाद जो साउंड है वो तेज सुनाई देता है, क्योंकि वर्षा होने के बाद जो ह्यूमिडिटी है, आर्द्रता है, ये बढ़ जाती है और आर्द्रता बढ़ने के बाद ध्वनि की चाल बढ़ती है। आर्द्रता कम होने से ध्वनि की चाल कम होती है। इसके बाद है तापमान यानी कि टेम्परेचर। तो टेम्परेचर का भी ध्वनि पर सीधा असर पड़ता है। केवल एक ही चीज़ है, वो है दाब। दाब के बढ़ने या घटने से ध्वनि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, बाकियों के बढ़ने या घटने से ध्वनि पर प्रभाव पड़ता है। तो जैसे टेम्परेचर के बढ़ने से ध्वनि की स्पीड बढ़ती है और टेम्परेचर के कम होने से ध्वनि की स्पीड कम होती है। तो 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ने पर जो ध्वनि की चाल है ना, वो 0.61 मीटर प्रति सेकंड की वृद्धि हो जाती है। वैसे नॉर्मली देखा जाए तो ध्वनि की स्पीड कितनी है? 332 मीटर प्रति सेकंड। लेकिन टेम्परेचर अगर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाए तो जो ध्वनि की स्पीड है वो 0.61 मीटर प्रति सेकंड बढ़ जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि टेम्परेचर बढ़ने से ध्वनि की स्पीड बढ़ती है। जैसे एक क्वेश्चन है कि 15 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि की चाल यदि 340 मीटर प्रति सेकंड है तो 65 डिग्री सेल्सियस तापमान पर ध्वनि की चाल कितनी होगी? तो 15 डिग्री सेल्सियस पर कितनी है? 340 मीटर प्रति सेकंड है और हमें पता करनी है 65 डिग्री सेल्सियस पर। तो बढ़ा कितना? तो 50 डिग्री सेल्सियस बढ़ा और हमें पता है कि 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ने पर कितनी वृद्धि होती है? तो 0.61 मीटर प्रति सेकंड की वृद्धि होती है। और यहाँ पर कितना टेम्परेचर बढ़ा है? तो 50 डिग्री सेल्सियस बढ़ा है। तो 50 को सीधा 0.61 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना है? 30.5। यानी कि ध्वनि की स्पीड में कितनी बढ़ोतरी होगी? तो 30.5 की बढ़ोतरी होगी। पहले कितनी थी? 340 मीटर प्रति सेकंड थी। अब वृद्धि कितनी होगी? 31 बढ़ा दो। 30.5 को अगर हम राउंड ऑफ कर दें तो 31 आएगा। तो 371 मीटर प्रति सेकंड अब जो ध्वनि की चाल है ये हो जाएगी। तो तापमान के बढ़ने से ध्वनि की जो चाल है वो बढ़ती है। अब आगे हम ध्वनि तरंगों का परावर्तन देख लेते हैं, साउंड वेव का रिफ्लेक्शन देख लेते हैं। तो लाइट वाली वीडियो में भी हमने प्रकाश का परावर्तन देखा था और वहाँ पर हमने देखा था कि प्रकाश के परावर्तन का मतलब क्या होता है कि जब लाइट कोई सरफेस से यानी कि किसी सतह से टकराकर वापस आ जाए तो उसे परावर्तन कहते हैं। इसी प्रकार ध्वनि का परावर्तन होता है कि जब ध्वनि किसी सरफेस से टकराकर वापस आ जाए तो उसे ध्वनि का परावर्तन कहा जाएगा। तो जब ध्वनि तरंगें दो भिन्न माध्यमों के मध्य स्थित किसी पूर्णतः दृढ़ अथवा अपेक्षाकृत कम दृढ़ मतलब कि मजबूत सीमा से टकराती है तो ध्वनि तरंगों का कुछ भाग अपने प्रारंभिक माध्यम में वापस आ जाता है, टकराकर ध्वनि वापस आ जाती है और कुछ भाग उसी सीमा पर अवशोषित हो जाता है। यानी कि वो जो सतह है वो कुछ भाग तो ध्वनि का अब्जॉर्ब कर लेती है और कुछ भाग इसका टकराकर वापस आ जाता है। तो जो भाग टकराकर वापस आ जाता है उसी को ध्वनि तरंगों का परावर्तन कहा जाता है। तो ध्वनि तरंगों के मार्ग में स्थित किसी पृष्ठ से टकराकर पुनः अपने पूर्व माध्यम में
वापस होने की घटना ध्वनि का प्रवर्तन कहलाती है। उदाहरण के रूप में देखें तो यदि हम किसी कुएं में झांककर बोलते हैं तो हमें अपनी ही आवाज़ कुएं से आती हुई सुनाई देती है। तो हमें अपनी आवाज़ कुएं से आती हुई सुनाई देती है। तो ये क्या है? हमारी ध्वनि का प्रवर्तन है। जब हम कुएं में झांककर बोलते हैं ना तो हमें अपनी ही आवाज़ सुनाई देती है। तो जो हमारी साउंड वेव है वो क्या हुई? अंदर गई, टकराकर वापस आई। इसी को ध्वनि का परावर्तन कहा जाएगा। ध्वनि के परावर्तन के बाद है प्रतिध्वनि, इको। तो इको क्या है? तो जब ध्वनि किसी सतह से टकराती है तो उसे टकराकर परावर्तित हो जाती है। जैसे कि हमने पीछे पढ़ा कि ध्वनि के टकराकर वापस आने को उसका परावर्तन कहते हैं। और इस परावर्तन के बाद जो हमें ध्वनि सुनाई देती है ना उसे प्रतिध्वनि यानी कि इको कहते हैं। परावर्तन क्या है? ध्वनि का सतह से टकराकर वापस आना परावर्तन है। और परावर्तन के बाद जो हमें ध्वनि सुनाई देती है उसको प्रतिध्वनि यानी कि इको कहते हैं। और प्रतिध्वनि को स्पष्ट रूप से सुनने के लिए परावर्तक तल और ध्वनि स्रोत से कम 16.6 मीटर यानी कि लगभग 17 मीटर की दूरी पर स्थित होना चाहिए। जैसे आप मान लीजिए कि अगर आपको अपनी प्रतिध्वनि क्लियर सुननी है ना तो आपको उस परावर्तक सतह मतलब जहाँ से ध्वनि टकराकर वापस आ रही है उस परावर्तक सतह से कम लगभग 17 मीटर की दूरी पर खड़ा होना पड़ेगा। अगर इससे कम दूरी पर आप खड़े हैं तो क्लियरली आपको इको सुनाई नहीं देगी। तो कम से कम कितनी दूरी पर खड़ा होना जरूरी है? लगभग 17 मीटर। एग्जैक्ट बोला जाए तो 16.6 मीटर। और जो ध्वनि का प्रभाव होता है ना ये हमारे कान पर 1/10 सेकंड तक रहता है, यानी कि 0.1 सेकंड तक। इसका मतलब है कि 1 सेकंड के 10वें हिस्से तक किसी भी ध्वनि का प्रभाव हमारे कान पर रहता है। जैसे किसी ने कोई बात बोली तो उसका जो प्रभाव होगा वो हमारे कान पर 0.1 सेकंड के बीच में रहेगा। और मान लीजिए कि दो व्यक्ति हैं, एक ने बात बोली और दूसरे ने 1/10 सेकंड से पहले ही बात बोल दी, तो दोनों व्यक्तियों की बातें ओवरलैप कर जाएंगी और हम बात को सुन नहीं पाएंगे। क्योंकि जो ध्वनि का प्रभाव होता है ये हमारे कान पर 1/10 सेकंड तक रहता है। लेकिन अगर दो व्यक्तियों के बोलने में जो गैप है वो 1/10 सेकंड से कम हो तो दोनों की बातें ओवरलैप कर जाएंगी और हम सुन नहीं पाएंगे। इसके बाद आगे है ध्वनि तरंगों का अपवर्तन, रेफ्रिकेशन ऑफ साउंड वेव्स। तो ध्वनि तरंगों का अपवर्तन क्या होता है ये सब हमने प्रकाश के चैप्टर में पढ़ रखा है। वहाँ पर हमने देखा था अपवर्तन का मतलब क्या होता है कि जब भी जो वेव्स है वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती हैं तो हरदम अपवर्तन होता है। जैसे जो साउंड अगर हवा से पानी में प्रवेश करेगी, जो हवा है ये एक विरल माध्यम है, लेकिन जो वाटर है ये एक डेंस माध्यम है, सघन माध्यम है। तो जाहिर सी बात है कि जब हवा विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करेगी तो इसकी लाउडनेस पर, इंटेंसिटी पर कुछ ना कुछ तो प्रभाव पड़ेगा ना। तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करने पर ध्वनि तरंगें अपने पथ से विचलित हो जाती हैं और इसी को ध्वनि का अपवर्तन कहा जाता है। तो ध्वनि का अपवर्तन माध्यम के घनत्व पर निर्भर करता है, इसीलिए विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल भिन्न भिन्न होती है। इसके अतिरिक्त दोनों माध्यमों के ताप में भिन्नता के कारण भी ध्वनि का अपवर्तन भिन्न भिन्न होता है। तो जो दोनों माध्यम हैं इनके टेम्परेचर में डिफरेंस के कारण भी ध्वनि का अपवर्तन अलग होता है। जैसे जो पानी का टेम्परेचर है वो अलग होगा, ऊपर जो हवा का टेम्परेचर है वो अलग होगा। तो दोनों माध्यमों के ताप में भिन्नता के कारण भी ध्वनि का अपवर्तन भिन्न भिन्न होता है। तो अगर आपने कभी नदी में डुबकी लगाई होगी तो आप देखेंगे अगर आप नदी के बाहर हैं तो आपको जो आवाज़ सुनाई दे रही है वो बिल्कुल क्लियर होती है। लेकिन जब आप पानी में डुबकी लगाते हैं तो क्या जो बाहर की आवाज़ें होती हैं वो आपको क्लियर सुनाई देती हैं कि उसमें कोई फ़र्क होता है? फ़र्क होता है ना। जब आप पानी में डुबकी लगाते हैं तो आपको बाहर की आवाज़ें क्लियर नहीं सुनाई देती, वो बिल्कुल धीमी या ना के बराबर हो जाती हैं। तो ये क्या है? ये ध्वनि तरंगों के अपवर्तन के कारण होता है। और हमने पढ़ा कि ताप में भिन्नता के कारण भी ध्वनि का अपवर्तन होता है। ध्वनि का अपवर्तन भिन्न भिन्न होता है। तो दिन की अपेक्षा रात में जो ध्वनि है ये ज़्यादा दूर तक सुनाई देती है। तो ऐसा क्यों होता है? रात के समय आप देखेंगे कि जो घड़ी की सुइयाँ हैं ना इसकी भी टिक टिक की आवाज़ आपको सुनाई देती है। दिन में आपको घड़ी की सुई की आवाज़ नहीं सुनाई देगी, लेकिन रात में आपको घड़ी की सुई की आवाज़ भी सुनाई देती है।
तो ऐसा क्यों होता है कि रात में जो ध्वनि होती है ये हमें ज़्यादा दूर तक सुनाई देती है? क्योंकि दिन में क्या होता है कि सूर्य के प्रकाश के कारण जो पृथ्वी का धरातल होता है ना, वो गर्म हो जाता है, और धरातल के गर्म होने के कारण जो हवाएं होती हैं ये भी गर्म हो जाती हैं और ऊपर उठने लगती हैं, जिसके कारण क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, अणु होते हैं, ये भी दूर दूर हो जाते हैं। क्योंकि जब हवाएं गर्म होंगी तो जो उसके मॉलिक्यूल हैं वो दूर हो जाएंगे, वो फैल जाएंगे, तो जो हवाएं हैं ये क्या हो जाएंगी, विरल हो जाएंगी, जिससे जो ध्वनि है वो ज़्यादा दूर तक ट्रैवल नहीं कर पाती। क्योंकि हमने पढ़ा कि जो ध्वनि है इसको माध्यम की आवश्यकता पड़ती है, तो जो धूल कण है वो गर्म होने के कारण उनका प्रसार हुआ और जो वायु है वो विरल हो गई। तो दिन के समय जो साउंड है वो ज़्यादा दूर तक ट्रैवल नहीं करता। लेकिन रात में क्या होता है, रात के समय हवाएं ठंडी हो जाती हैं और जो हवाएं दिन में विरल थीं ये रात में डेंस हो जाएंगी, सघन हो जाएंगी, जिससे क्या होगा, जो हमारी आवाज़ है ये रात में दूर तक जाएगी। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। इसके बाद देखते हैं ध्वनि तरंगों का विवर्तन, डिफ्रेकेशन ऑफ साउंड वेव्स। तो विवर्तन क्या होता है? तो जब ध्वनि तरंगे अवरोध यानी कि कोई रुकावट, तो जब ध्वनि तरंगे अवरोधों से समाप्त नहीं होती और ना ही वापस जाती हैं बल्कि मुड़कर आगे बढ़ जाती हैं, तो यही गुण ध्वनि तरंगों का विवर्तन कहलाता है। और विवर्तन के कारण ही हम दूसरे कमरे में बैठे व्यक्ति को देख तो नहीं सकते लेकिन उसकी आवाज़ सुन सकते हैं। तो ध्वनि का विवर्तन क्या होता है? तो जैसे कोई कमरा बंद है लेकिन वहाँ पर कोई होल है, खिड़की है, तो वहाँ से भी जो साउंड वेव्स है वो बाहर आ जाती है। तो जिससे क्या होता है कि हम उस व्यक्ति को देख तो नहीं सकते लेकिन उसकी आवाज़ें सुन सकते हैं। तो ये ध्वनि तरंगों के विवर्तन के कारण ही होता है कि ध्वनि तरंगे रुकावट से समाप्त नहीं होती और ना ही वापस आती हैं बल्कि ये मुड़कर आगे बढ़ जाती हैं, और यही गुण ध्वनि तरंगों का विवर्तन कहलाता है। इसके बाद अगला गुण है अनुरणन, जिसे रिवर्बरेशन कहते हैं। तो सिनेमा घरों, हॉल आदि में ध्वनि स्रोत के बंद होने के पश्चात भी ध्वनि कुछ देर तक सुनाई देती रहती है, इसे अनुरणन कहते हैं। तो जैसे आपने सुना होगा कि अगर जो माइक होता है उसकी जो रिवर्बरेशन है उसको बढ़ा दिया जाए, उसके अनुरणन को बढ़ा दिया जाए, तो आप उसमें बोलेंगे हेलो तो सुनाई देगा, एक बार बोलेंगे हेलो तो सुनाई देगा हेलो हेलो हेलो। तो ये क्या है? यही अनुरणन है कि ध्वनि स्रोत के बंद होने के पश्चात आपने एक बार हेलो बोल दिया, ध्वनि स्रोत के बंद होने के पश्चात भी ध्वनि कुछ देर तक सुनाई देती है। इसी को क्या कहेंगे? अनुरणन कहेंगे। तो अनुरणन से सुनने में बाधा न हो, इसीलिए जो सिनेमा हॉल होते हैं ना, वहाँ की दीवारों में खुरदरे प्लास्टर होते हैं या तो पर्दे लगे होते हैं ताकि जो अतिरिक्त ध्वनि होती है ना इसका अवशोषण हो सके। तो अनुरणन और प्रतिध्वनि, जिसे हम इको कहते हैं, इसमें अंतर क्या है? तो इस डायग्राम से आप समझिए, एक है ड्राई साउंड कि हमने बोला और सीधा दूसरे व्यक्ति तक वो आवाज़ स्पष्ट रूप से पहुंची, तो ये हो गया ड्राई साउंड। दूसरा इको मतलब कि प्रतिध्वनि। प्रतिध्वनि में क्या होता है कि हमने बोला और ये आवाज़ किसी सतह से टकराकर वापस आती है, उसका परावर्तन होता है, तो इसे कहेंगे इको। लेकिन अनुरणन क्या होता है? इसमें आप देखेंगे कि हमने बोला और जो हमारी आवाज़ है ये एक जगह से नहीं कई जगह से टकराकर श्रोता तक पहुंच रही है, इसीलिए जो ये आवाज़ है ये कुछ देर तक सुनाई देती है। हमने एक बार बोला हेलो तो हेलो हेलो ये कुछ देर तक सुनाई देती है, इसे कहेंगे अनुरणन। इको क्या होगा? हमने एक बार बोला हेलो तो ये आवाज़ टकराकर एक ही बार गूंजेगी। आशा करता हूँ आपको इसमें अंतर समझ में आया होगा। आगे हम पढ़ते हैं अनुनाद के बारे में, रेजोनेंस के बारे में। तो अनुनाद क्या होता है? तो किसी कंपन कर रही वस्तु पर उसी के फ्रीक्वेंसी का बाहरी बल लगाया जाए तो उसके कंपन का आयाम अधिक बढ़ जाता है और इसी को रेजोनेंस कहते हैं। तो उदाहरण के रूप में बताऊं तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो जैसे बिजली और गड़गड़ाहट के दौरान, तो जब बादलों से बिजली गरजती है और गड़गड़ाहट की आवाज़ होती है, तो उस दौरान आप देखेंगे कि जो कांच की खिड़कियां होती हैं ना उसमें भी वाइब्रेशन होती है ना। तो इसी को क्या कहेंगे? तो इसी को अनुनाद कहेंगे। अब आप पढ़ें कि किसी कंपन कर रही वस्तु पर उसी की फ्रीक्वेंसी का बाहरी बल लगाया जाए तो उसके कंपन का आयाम बढ़ जाता है। इसका एक और उदाहरण है, जैसे जो सैनिक होते हैं ना, जब वो पुल पार कर रहे होते हैं
तो वो कदम ताल से चलते हैं। आपने गणतंत्र दिवस की परेड में देखा होगा ना कि जो सैनिक होते हैं वो कदम ताल करके चलते हैं। तो जब सैनिक पुल पार करते हैं ना तो उन्हें कदम ताल करने नहीं दिया जाता, क्योंकि कदम ताल करने से क्या होगा कि जो पुल है उसकी भी एक फ्रिक्वेंसी है, और कदम ताल करेंगे तो इनकी फ्रिक्वेंसी उसकी फ्रिक्वेंसी से मैच कर जाएगी, जिससे क्या होगा कि जो पुल की फ्रिक्वेंसी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। एक तो पुल की फ्रिक्वेंसी है, एक ये कदम चाल करेंगे इनकी फ्रिक्वेंसी है, तो दोनों फ्रिक्वेंसी जब मैच करेगी तो पुल की फ्रिक्वेंसी क्या होगी, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और पुल क्या होगा, टूट जाएगा। इसीलिए सैनिकों को पुल पार करते समय कदम ताल करने की इजाज़त नहीं होती। इसके बाद आखिर में हम पढ़ते हैं डोपलर इफ़ेक्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो डोपलर इफ़ेक्ट क्या होता है, तो बहुत ही आसान है। डोपलर प्रभाव, तो डोपलर प्रभाव के कारण क्या होता है कि जब ट्रेन हॉर्न बजाते हुए स्टेशन पर खड़े किसी यात्री की तरफ आती है तो जो उसकी आवाज़ है वो बढ़ती हुई तीव्रता के साथ सुनाई देती है, लेकिन इसी के विपरीत जब ट्रेन दूर जाती है तो जो उसकी आवाज़ की तीव्रता होती है ये घट जाती है। तो डोपलर इफ़ेक्ट क्या है, जैसे अब इस डायग्राम में देखिए कि एक एम्बुलेंस है और यहाँ पर दो व्यक्ति खड़े हैं, एक एम्बुलेंस के पीछे खड़ा है और एक एम्बुलेंस के आगे खड़ा है। तो अब बताइए, अगर दोनों व्यक्तियों की दूरी एम्बुलेंस से ठीक उतनी हो, यानी कि आगे वाले व्यक्ति की दूरी भी एम्बुलेंस से उतनी है और पीछे वाले व्यक्ति की भी दूरी एम्बुलेंस से उतनी है, तो जो सायरन का साउंड है वो ज़्यादा तेज किसे सुनाई देगा, तो आगे वाले व्यक्ति को सायरन का साउंड ज़्यादा तेज सुनाई देगा, क्योंकि जो एम्बुलेंस है ये इसके तरफ बढ़ रही है। तो जब इसके तरफ एम्बुलेंस बढ़ रही है तो जो उसके सायरन की आवाज़ है ना उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। तो हाई फ्रीक्वेंसी के कारण जिसको साउंड है वो ज़्यादा सुनाई देगा, लेकिन जो पीछे वाला व्यक्ति है यहाँ पर जो साउंड की फ्रीक्वेंसी होगी वो काफ़ी लो होगी, जिससे इसको साउंड काफ़ी लो सुनाई देगा। तो इसी को डोपलर इफ़ेक्ट कहते हैं। तो डोपलर इफ़ेक्ट के कारण लाइट पर भी प्रभाव पड़ता है और इससे वैज्ञानिकों को अंतरिक्ष के कई रहस्यों के बारे में पता चला। तो कैसे पता चला, तो ध्वनि तरंगों की तरह प्रकाश तरंगें भी डोपलर प्रभाव प्रदर्शित करती हैं, किंतु जो प्रकाश का वेग होता है ये बहुत अधिक होता है। जैसे जो ध्वनि की स्पीड हमने पढ़ी कितनी होती है, 332 मीटर प्रति सेकंड होती है, यानी कि एक सेकंड में जो ध्वनि की स्पीड होगी ये 332 मीटर होगी। लेकिन लाइट की स्पीड आपको पता है कितनी होती है, लाइट एक सेकंड में लगभग 3 लाख किलोमीटर ट्रैवल करती है, 3 लाख किलोमीटर एक सेकंड में। तो आप देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा स्पीड होती है। तो इसीलिए प्रकाश की इतनी स्पीड होने के कारण इस प्रभाव का अनुभव जितनी जल्दी हम साउंड में कर लेते हैं प्रकाश में नहीं कर पाते, क्योंकि इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। तो जिस प्रकार से व्यक्ति के निकट आती हुई ट्रेन की ध्वनि उसे बढ़ती हुई सुनाई देती है, उसी तरह जब कोई तारा है वो लाल रंग की ओर विस्थापित होता है तो जो उसका तरंग दैर्घ्य है वो बढ़ता है, किंतु आवृत्ति घट जाती है, जिससे क्या होता है, हमें पता चलता है कि वो जो तारा है हमसे दूर जा रहा है। तो जो रेड कलर होता है ना इसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है। तो जब हमें जो तारा है वो लाल रंग का दिखाई दे, रेड शिफ्टेड दिखाई दे, इसका मतलब क्या है कि वो हमसे दूर जा रहा है। जैसे हमने देखा कि जो ध्वनि है उसकी फ्रीक्वेंसी कम हो, इसका मतलब क्या है, वो दूर जा रही है। उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो, इसका मतलब वो जो वस्तु है हमारे नज़दीक आ रही है। इसमें भी सेम वही है, जब आवृत्ति घट जाती है तो लाल रंग की फ्रीक्वेंसी कम होती है, तो जो तारा होता है वो हमसे दूर जा रहा है। लेकिन तारा अगर हमारे करीब आ रहा हो तो कौन से रंग में दिखाई देगा, तो बैंगनी रंग। बैंगनी रंग मतलब कि ब्लू शिफ्टेड, हल्का सा नीला दिखाई पड़ेगा, क्योंकि जो नीला रंग होता है इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है। तो जब ध्वनि तेज सुनाई देती है, हमारे तरफ आ रही है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है ना। उसी प्रकार जब तारा हमारे पास आ रहा है, करीब आ रहा है, तो वो बैंगनी रंग की ओर विस्थापित होता है, हल्के से नीले रंग का दिखाई पड़ता है। तो जैसे इस डायग्राम से देखिए प्रकाश का डोपलर इफेक्ट। तो जैसे ये जो लाइट है इस व्यक्ति को ये रेड कलर की दिखाई दे रही है, लेकिन इस महिला को बैंगनी कलर की, हल्की नीले कलर की दिखाई दे रही है। तो आप बताइए ये लाइट किसके ज़्यादा नज़दीक है, किसकी ओर बढ़ रही है, तो महिला की ओर बढ़ रही है। तो ये लाइट महिला की ओर बढ़ रही है और ये लाइट इतनी नज़दीक नहीं होगी। यहाँ पर तो मैंने एग्जाम्पल लिया है, ये हमारे पृथ्वी से बहुत ज़्यादा दूरी पर होगी। जैसे जो हमारे पृथ्वी से बाहर जो प्रकाश पुंज हैं, सूर्य है, तारा है, प्रकाश पुंज हैं, सूर्य हो गया या कोई तारा हो गया जिसे हम यहाँ से देख पाते हैं, तो अगर वो हमारे नज़दीक आ रहा है तो हमें ब्लू शिफ्टेड दिखाई देगा, हल्के से नीले रंग की ओर दिखाई देगा। लेकिन अगर वो हमसे दूर जा रहा है तो हमें लाल रंग का दिखाई देगा।
तो उसका जो प्रकाश हमें लाल रंग का दिखाई देगा। तो डॉपलर प्रभाव के अनुसार समीप आ रही वस्तु की जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ जाती है और दूर जा रही वस्तु की जो फ्रीक्वेंसी है वो घट जाती है। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पर हमारा थियरी सेक्शन कंप्लीट होता है। अब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला प्रश्न है कि ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसी होती है। ध्वनि तरंगों का नेचर कैसा होता है। तो ये अनुदैर्घ्य होती हैं। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि अवश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कैसी होती है। तो अवश्रव्य तरंगों की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है। तो 20 हर्ट्ज से कम होती है। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि ध्वनि का तारत्व किस पर निर्भर करता है। तो ध्वनि की पिच किस पर निर्भर करती है। तो ये फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करती है। जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतना ज़्यादा तारत्व होगा, जितनी कम फ्रीक्वेंसी होगी उतना कम तारत्व होगा। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि ध्वनि की प्रबलता ध्वनि के डैश के द्वारा निर्धारित की जाती है। आयाम के द्वारा, आवृत्ति के द्वारा, तारत्व के द्वारा या आवर्तकाल के द्वारा। तो जो ध्वनि की लाउडनेस होती है ना, ये किसके द्वारा निर्धारित की जाती है। तो आयाम के द्वारा। आयाम जितना ऊंचा होगा ध्वनि की लाउडनेस उतनी ज़्यादा होगी। अगर आयाम छोटा होगा तो जो ध्वनि की लाउडनेस है वो कम होगी। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस ध्वनि तरंग में सबसे अधिक पिच होगी। तो अधिक पिच का मतलब क्या है कि जो फ्रीक्वेंसी होगी वो कम होगी या ज़्यादा होगी। तो अधिक पिच का मतलब है कि फ्रीक्वेंसी भी अधिक होगी। हाई फ्रीक्वेंसी, हाई पिच। तो इस डायग्राम में देखिए कि किसमें फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। तो फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है, आसान शब्दों में मैंने आपको बताया कि ज़्यादा तरंग ज़्यादा फ्रीक्वेंसी। तो जो सी ऑप्शन का डायग्राम है इसमें आप देख रहे हैं ना कि हाई फ्रीक्वेंसी है, इसकी जो तरंग है वो ज़्यादा है। बाकी जो डायग्राम देख रहे हैं इनकी वेव के कंपैरिजन में जो ऑप्शन सी है इसकी वेव ज़्यादा है। और अगर वेव ज़्यादा होगी मतलब फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, और अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है मतलब कि पिच ज़्यादा है। और पूछा क्या गया है कि किस में पिच ज़्यादा है। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। आजकल ऐसे ही प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है कि वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है और यदि दाब बढ़ाकर 2 गुना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल कितनी होगी। पहले ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड है और अगर दाब 2 गुना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल 2 गुनी हो जाएगी ना, 664 मीटर प्रति सेकंड। पर यह गलत है, क्योंकि मैंने आपको क्या पढ़ाया था कि जो प्रेशर होता है, दाब होता है, इसका जो प्रभाव होता है ये ध्वनि की चाल पर नहीं पड़ता। चाहे दाब बढ़े या घटे, ध्वनि की चाल पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ध्वनि की चाल चेंज नहीं होगी। तो इसका सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन बी 332 मीटर प्रति सेकंड जो ध्वनि की चाल है उतनी ही रहेगी। 332 मीटर प्रति सेकंड इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि निम्न द्रव्यों में से ध्वनि सबसे तेज यात्रा करती है। स्टील में, वायु में, निर्वात में या जल में। तो जो ध्वनि की स्पीड होती है वो सबसे ज़्यादा किस में होती है, ठोस में होती है। और जो ऑप्शन है इसमें इसके अकॉर्डिंग सॉलिड चीज़ कौन सी है। तो स्टील है। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। स्टील में ध्वनि सबसे तेज यात्रा करेगी, जो नीचे दिए गए ऑप्शन है इसके अकॉर्डिंग। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि वायु में ध्वनि का जो वेग है ये तापमान के बढ़ने से घटता है, तापमान के घटने से बढ़ता है, या तापमान पर आश्रित नहीं रहता, या तापमान के घटने से घटता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा, क्योंकि जो ध्वनि का वेग है ये तापमान के घटने से घटता है और तापमान के बढ़ने से बढ़ता है। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि वस्तु के वेग तथा उसी माध्यम से एवं उन्हीं परिस्थितियों में ध्वनि के वेग के अनुपात को क्या कहते हैं। तो इसके अनुपात को मैक संख्या कहते हैं। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है फ़ोन में, डेसी में, डेसिबल में या डेसिमल में। तो ध्वनि प्रदूषण यानी कि ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है डेसिबल में। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि ध्वनि की वह विशेषता जो एक मादा ध्वनि को नर ध्वनि से भिन्न करती है क्या कहलाती है। तो जो मादा ध्वनि होती है यानी कि महिलाओं की साउंड होती है वो पतली होती है, और जो नर ध्वनि होती है, आदमियों की साउंड होती है,
वो मोटी होती है। तो आवाज़ का पतलापन और मोटापन किस पे डिपेंड करता है? तो पिच पर, यानी कि तारत्व पर डिपेंड करता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए। तो अगला प्रश्न है कि नज़दीक आती रेलगाड़ी की सीटी की आवाज़ बढ़ती है, जबकि दूर जाने वाली रेल के लिए यह घटती है। तो यह घटना किसका उदाहरण है? तो यह घटना किसका उदाहरण है? तो डोपलर प्रभाव का, डोपलर इफेक्ट का। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि ध्वनि का प्रभाव मानव के कान में कितने समय तक रहता है? तो मानव कान में कितने समय तक ध्वनि का प्रभाव रहता है? तो 1/10 सेकंड तक रहता है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि एक जेट वायुयान 2 मैक के वेग से हवा में उड़ रहा है, और जब ध्वनि का वेग 332 मीटर प्रति सेकंड है तो वायुयान की चाल कितनी होगी? तो वायुयान की चाल कितनी बताई है? 2 मैक बताई है, और हमें पता है कि 1 मैक कितना होता है? ध्वनि की चाल के बराबर होता है, और ध्वनि की चाल कितनी है? 332 मीटर, और यहाँ पर बताया गया है 2 मैक। तो 1 मैक ध्वनि की चाल के बराबर, तो 2 मैक कितना हुआ? ध्वनि की चाल के 2 गुना। तो यहाँ पर 332 मीटर प्रति सेकंड है, इसका 2 गुना कितना होगा? 664 मीटर प्रति सेकंड। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। तो आज का आखिरी प्रश्न है कि स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल व ध्वनि स्रोत के बीच न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? तो इको को सुनने के लिए न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? तो 17 मीटर होनी चाहिए। तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। तो आज की ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। कैसी लगी ये वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। धन्यवाद।